Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we are going to discuss about the mitochondria. हम लोगों ने 9th क्लास तक तो ये पढ़ा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और इससे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। और कौन सी सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करता है? सो दैट इज एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी अगर प्रोड्यूस करता है तो ब्रेकडाउन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की वजह से करते हैं। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लाइक इस तरह से कि अगर आपके पास ग्लूकोज है तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी बना के देगा। ठीक है, सो फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वन मॉलिक्यूल जो है ये राउंड अबाउट आपको 1.7 या 17 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, सो बेटा हम ये कह सकते हैं कि अगर एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 17 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी क्योंकि बॉडी के फंक्शंस में यूटिलाइज होती है तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं कि बॉडी में जहाँ कहीं भी एनर्जी की ज़रूरत है सेल के अंदर रेस्पायरेशन होगी, और वो रेस्पायरेशन ह्यूमन बॉडी अगर है या यूकैरियोट्स हैं तो उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन है, एंड एरोबिक रेस्पायरेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, देन हमारे पास इसका नोमेनक्लेचर आता है। नोमेनक्लेचर का मतलब उसकी नेमिंग। सो माइटो मीन थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल लाइक, यानी ये थ्रेड या ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में। ठीक, फिर बेटा आता है इसका बैकग्राउंड। सो फर्स्ट टाइम इसको मसल सेल्स में सीन किया गया था 1850 में। कॉलिकर जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे इन्होंने इनको ऑब्जर्व किया था। आपकी बुक में 1850 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे 1880 भी लिखा हुआ है, लेकिन आप बुक के लिहाज से इसको याद रखें। अच्छा, सो कॉलिकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम मसल सेल्स के अंदर सीन किया था। अब मसल सेल्स में क्यों? क्योंकि मसल्स और लिवर ये आपकी बॉडी के दो ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो अगर वहां पे एनर्जी की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो इट मींस कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लिवर में या मसल्स के सेल में विजिबल होते हैं। ठीक है, देन जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था ये रिचर्ड ऑल्टमैन से 1894 में, और कार्ल बेंडा ने 1898 में इसकी नेमिंग की थी, यानी इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं इसका ओरिजिन। सो ओरिजिन में हमने क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कस किया था कि इट इज ओरिजिनेटेड और इट इज थॉट टू बी ओरिजिनेटेड बाय अ थ्योरी दैट इज कॉल्ड एंडोसिम्बियोसिस। सो एंडोसिम्बियोसिस वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एक होस्ट बैक्टीरिया था या होस्ट प्रोकैरियोट था जिसने साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया, और साइनोबैक्टीरिया बाद में जाके उस बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक या म्यूचुअल रिलेशन के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो वो तो साइनोबैक्टीरिया था क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल था और उसकी वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब हम ओरिजिन पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। सो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन होगा एरोबिक बैक्टीरिया और होस्ट प्रोकैरियोट के म्यूचुअल रिलेशन से। ठीक है, यहाँ मैंने एरोबिक बैक्टीरिया शो किया है। सो आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया जब भी होगा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा उसके अंदर सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम्स हैं। और अगर आप इसको एरोबिक बैक्टीरिया कह रहे हो तो इट मींस कि इसको अपनी फूड की ग्लू ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक, और हमने अभी डिस्कस किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एरोबिक रेस्पायरेशन करता है। सो अगर ये एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहा है तो एरोबिक बैक्टीरिया भी एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, यानी उनको भी फूड और को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इन रिस्पॉन्स ये एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, सो हम ये कह सकते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्वाइट सिमिलर है विद द माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है विद माइटोकॉन्ड्रिया। सो एरोबिक बैक्टीरिया एंड द होस्ट प्रोकैरियोटिक actually they showed the symbiotic relation with each other and form a eukaryotic cell containing mitochondria. ठीक है,
तो बेटा यहाँ पे देखिए आपके पास ये राइट में अगर एरोबिक बैक्टीरिया है और ये होस्ट प्रोकैरियोट, तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन शो किया। वो म्यूचुअल रिलेशन ये इसने इसको इनगल्फ कर लिया फेगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू, ये इसके अंदर आ गया। अब ये दोनों जो है वो यहाँ पे सिम्बियोसिस करेंगे। सिम्बियोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशन। उसमें क्या है कि ये इसको फूड प्रोवाइड करेगा और ये इंटर्न इसको एटीपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें अगर साइनोबैक्टीरिया को भी इन्वॉल्व कर लिया तो साइनोबैक्टीरिया ग्रो हो गया क्लोरोप्लास्ट में, और जो एरोबिक बैक्टीरिया था उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मैच करती थी। So that host prokaryotic bacteria we do not have any membrane bounded structure, but now it is thought that it has both the structure like chloroplast and the mitochondria, and both of them are double membrane. So now the cell is called eukaryotic cell, and along with that it has developed its nucleus, ठीक है, or enclosed its nucleus by a nuclear membrane tube. देन हमारे पास आता है इसकी बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है इसकी सिंथेसिस। सो बेटा सिंथेसिस का मतलब है कि अपनी फॉर्मेशन या रेप्लिकेशन कैसे करता है। यानी अगर एक सेल में हम कह रहे हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है और उसकी एनर्जी नीड इंक्रीज होती है तो वो 100 तक न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अपने सेल में बना रहा है, 2000 तक बना रहा है, तो इट मीन्स कि वो अपनी बायोजेनेसिस कर रहा है, अपने मटेरियल को यूज करके अपनी सिंथेसिस करता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत है। एक तो उसको प्रोटीन्स चाहिए जो कि उसके एंजाइम्स भी बनाएंगे प्लस उसकी मेम्ब्रेन्स भी बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है वो प्रोटीन, हाँ आपके पास अगर ये सेल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये प्रोटीन्स आ सकते हैं साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट होके भी, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद अपने अंदर भी उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। सो प्रोटीन्स कैन बी डिलीवर्ड टू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय इंपोर्टिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड इट कैन बी सेल्फ सिंथेसाइज्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि अपने जीनोम को रेप्लिकेट करेगा। जीनोम का मतलब है उसका डीएनए कंटेंट। सो ये अपने डीएनए को, जो इसमें सर्कुलर डीएनए है, उसको ये रेप्लिकेट करेगा, यानी उसकी कॉपी बनाएगा, ठीक है। सो डीएनए बन गया, उसमें प्रोटीन्स बन गए। अब डीएनए भी है, उसमें कॉपीड प्रोटीन्स भी हैं, तो ये डिवाइड कैसे होता है या न्यू सेल्स को कैसे, न्यू माइटोकॉन्ड्रियम्स को कैसे बनाता है। सो उसके लिए दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, या तो वो फिशन से डिवाइड होगा या वो फ्यूजन से बनेगा, ठीक है। अब कैसे बेटा, अगर ये आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, जनरली आप देखें इसमें ये न्यूक्लियर मटेरियल है या इसका जीनोम है और राइबोसोम्स वगैरह या जो भी इसके मैट्रिक्स के अंदर कंटेंट है वो सब प्रेजेंट है, ठीक है। इसने डिवीजन से पहले अपने जीनोम को रेप्लिकेट कर लिया, यानी ये डबल हो गए, और प्रोटीन्स जो थी उनकी क्वांटिटी 20 ने इंपोर्ट करके या सेल सिंथेसाइज करके डबल कर ली है, ठीक। अब ये दो मैकेनिज्म कर सकता है, या तो ये फिशन में जा सकता है और या जो है ये फ्यूजन के थ्रू दोबारा बन सकता है, ठीक है। सो देखिए अगर ये फिशन करता है, फिशन का मतलब है टूटना, ठीक। सो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और इसके कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो एक एक पोल की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये फिशन करेगा यानी सेल्फ डिवाइड करेगा तो हमारे पास दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, ठीक। सो एक मैकेनिज्म क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे बाइनरी फिशन होता है कि वो बैक्टीरियल सेल अपनी सारी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल करता है, इसी तरह इसने भी डबल किया। देन इसकी मेम्ब्रेन ट्विस्ट हुई और टू सेल्स में डिवाइड हो गई, सॉरी टू माइटोकॉन्ड्रियाज में डिवाइड हो गई है, ठीक है। सो ये फिशन से प्रोड्यूस हो सकते हैं और इन दोनों को दोबारा फ्यूजन हो जाए तो फिर दोबारा से ये यही वाला स्ट्रक्चर बना के माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इलॉन्गेटेड होता है और उसमें कंटेंट भी ज्यादा होते हैं अगर वो फ्यूजन से बनेगा, और वो स्मॉलर इन स्ट्रक्चर होते हैं अगर वो फिशन से बनेगा, ठीक है। सो बायोजेनेसिस मींस सेल्फ सिंथेसाइजिंग, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट का पढ़ा था वो सेल्फ सिंथेसाइजिंग है, इसी तरह इसकी भी अपनी बायोजेनेसिस है। और आपने याद रखना है क्यों बायोजेनेसिस हो रही है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन बैक्टीरिया से हो रहा है और दोनों में डीएनए प्रेजेंट है। सो अगर डीएनए प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस की तरह ये दोनों भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक। देन हमारे पास आती है इसकी मॉर्फोलॉजी। सो साइज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर आपको पता है ऐसे लिया जाता है।
सो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। लेंथ 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोसेस से बना है, फिशन से बन रहा है, फ्यूजन से बन रहा है, या उसकी शेप कैसी है जिसकी वजह से उसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है, बट इट रेंज्ड इन बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, देन हमारे पास है शेप। सो इट कैन बी बीन शेप, जैसे हमारे फिब्रोब्लास्ट के सेल्स होते हैं कार्टिलेज में, उनमें ये बीन शेप्ड होता है। इट कैन बी इलोंगेटेड, इट कैन बी थ्रेड लाइक और स्फेरिकल और वेसिकल लाइक। ठीक है, सो सेल जिस तरह का सेल होगा, जैसा सेल का साइटोप्लाज्म होगा, जैसे उसकी शेप होगी, उसके अंदर उसी तरह के जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, देन हमारे पास नंबर है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सेल टाइप। क्यों सेल टाइप पे डिपेंड करते हैं? बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. So those cells which shows the higher rate of respiration or produces the higher amount of energy will have the maximum number of mitochondria. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिवर सेल की एग्जांपल दी है जिनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं. सो हेपेटोसाइट्स क्योंकि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और इनके अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो 1500 से 2000 तक हो सकते हैं. कुछ बुक्स में 1500 है और कुछ में 2000 तक भी रेंज लिखी हुई है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट 1500 है. ठीक है, सो हेपेटोसाइट्स, one cell of liver, one cell of hepatocyte contain 1500 to 2000 mitochondria because they involve in metabolism and needed energy for metabolism. That's why they have larger amount of mitochondria. ठीक है, so we can say that the number of the mitochondria depends upon the activity of the cell, whether it is producing large amount of energy or it is needed in large amount of energy or not. ठीक है, देन बेटा हमारे पास आता है इसका स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर में ये डायग्राम से आप देख लें कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. आउटर मेम्ब्रेन फर्स्ट जो इसका एनवेलप है वो उस तरह से बनेगा कि उसमें आउटर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन को आपने याद रखना है कि ये स्मूथ होती है. स्मूथ का मतलब कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिज या इनफोल्ड नहीं होता. ठीक है, सो केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. जैसे नॉर्मली हमारी सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती हैं, सेम इसी तरह से इसमें भी हैं और उसके साथ इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, देन बेटा इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जिनको पोरीन्स कहते हैं और पोरीन्स लाइक पोरस स्ट्रक्चर बनाती हैं. ठीक है, और इन पोरीन्स का रोल क्या होता है? सपोज यहाँ पे अगर पोरीन्स हैं तो ये इन एंड आउट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करेंगी और ये आपके पास आयंस या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए भी ये परमिएबल है, लेकिन ज्यादा परमिबिलिटी जो होती है वो इन पोरीन्स की फॉर दीज आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होती है. ठीक है, और इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो आपके पास है 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक. रोल क्या है इसका कि ये बाउंड्री का काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी एक फिक्स शेप के अंदर मेंटेन रखती है. ठीक, देन हमारे पास सेकंड आता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक में आउटर मेम्ब्रेन है, रेड में इनर मेम्ब्रेन है. इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. आप और इसको कह सकते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. अब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस आप चैप्टर 4 में जाके जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसका रोल डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपने याद रखना है कि दिस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इज यूजुअली हियर फॉर क्रिएटिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आके कंसंट्रेट होते हैं. जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. सो दिस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट. और ग्रेडियंट आपको पता है तब यूज किया जाता है जब कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है. ठीक है, सो इट मीन्स के
यहाँ पे अंदर लेस कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी और इसमें मोर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। बाद में हाइड्रोजन यहाँ से इन मूव करेगा और जब हाइड्रोजन की इनवर्ट मूवमेंट होती है तो उसके साथ एटीपी सिंथेसाइज होता है। और कैसे होता है उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको केमियोस्मोसिस कहते हैं, लेकिन इस केमियोस्मोसिस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में। अभी आपने याद रखना है जस्ट ये बात कि जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस इसमें प्रेजेंट है 70 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस है, यानी इतना ये वाइडर स्पेस होता है और ये सिर्फ इसलिए होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट क्रिएट हो, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इस स्पेस में इंक्रीज हो जाएगी, मैट्रिक्स में कम होगी और फिर ये हाइड्रोजन आयन हायर कंसेंट्रेशन से जब लोअर की तरफ मूव करेगा तो उसके रिजल्ट में एटीपी सिंथेसाइज होती है और उस सिंथेसिस ऑफ एटीपी को हम बोलेंगे केमियोस्मोसिस। वो कैसे होगी फिर हम उसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन थर्ड हमारे पास इसका पार्ट आता है इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन बेटा परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड वाटर है, यानी हर हाल में इसमें से ऑक्सीजन और वाटर जो है ये इन एंड आउट होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन इन होगा और वाटर जो है वो इसमें से आउट होता रहेगा, ठीक है। देन इट कंटेन्स द फोल्ड्स। ये फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसके ऊपर जो कि टुवर्ड्स द मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्शंस जो हैं ये टुवर्ड्स द मैट्रिक्स है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलेंगे, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस। अब देखिए ये शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस क्यों हैं, ये इनको हम बोलोगे क्रिस्टी, और क्रिस्टी क्यों होती है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी कि इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो। अगर स्ट्रेट होगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा जगह लेगी, कम मेम्ब्रेन होगी, और अगर आप उसको यूं फोल्ड कर दें तो कम जगह के ऊपर ज्यादा मेम्ब्रेन आएगी और ज्यादा उसके रोल्स जो है वो प्ले हो सकते हैं। So it increases the surface area. These shelf-like projections, which are towards the matrix, are projected towards the matrix, and these projections are called the crystes. So they are for to increase the surface area for the cellular respiration, and particularly कौन सी respiration के ऊपर हो, कौन सा पार्ट हो रहा होता है respiration का, so that is electron transport chain, ठीक है। So these crystals are mean for electron transport chain, वो भी आप चैप्टर 4 में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी याद रखिएगा कि क्रिस्टी नए नंबर ऑफ सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, और वो इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म फास्ट और ज्यादा हो सके, ठीक है। देन जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक है, तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये 50 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, और जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है ये 70 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है एफ नॉट, इन्हीं को आप F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, रैकर्स पार्टिकल्स भी कहते हैं, एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ठीक है। सो बेटा ये एक ही के नाम है। आप देखो कि इन क्रिस्टी के ऊपर यूं ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन नॉब्स को F0 F1 रैकर्स, एलिमेंट्री या ऑक्सीसोम बोला जाता है, ठीक है। सो इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, बेस, स्टॉक एंड हेड। यानी अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ करूं तो ये बेस हो गई, ये स्टॉक हो गई और ये इसका हेड हो गया, ठीक है। सो इस तरह इसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं या ऑक्सीसोम्स होते हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि they are present on the cristae on the inner membrane, and inner membrane is mean for electron transport chain, so it contains the enzyme for electron transport chain and helps in the synthesis of ATP, so that's why they are called elementary particles, ठीक है। Rest we will discuss in part B.